दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ मित्र। देखिएगा, आज हम लोग जो हैं वो क्वेश्चन नंबर फुल प्रैक्टिस करने वाले होंगे आज हम, और क्वेश्चन नंबर 201 से प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 201 से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें लिखा ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है, ये आपको बताना होगा। तो याद रखो, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे ज्येष्ठ का विलोम? तो बताना शुरू करेंगे और हम आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है? आप लोग बताइए जाइएगा, लेकिन इससे पहले क्लास को शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हमारी हो चुकी है, ठीक है? चलें अब हम लोग स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 200 का एक आंसर दे चुके हैं जो लोग, वो काफ़ी लोगों की सही है आंसर। ज्येष्ठ का आंसर होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का आंसर होता है कनिष्ठ, सी नंबर सही है। बात करेंगे 202 की। लिखा हुआ है गमन का विलोम क्या होता है। याद रखिए, गमन, गमन मतलब होता है जाना। क्या होता है? गमन का मतलब होता है जाना, और आगमन का मतलब होता है आना। तो इसका विलोम हो जाएगा डी नंबर सही, ठीक है? तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे 103 की। 103 में लिखा अवनी का विलोम क्या होता है। तो याद रखो, अवनी जो होता है, अवनी जो होती है वो धरती होती है ना? तो अवनी का जो विलोम होता है वो अंबर होता है। क्या होता है? अंबर। सी नंबर इसका आंसर सही है। तो ये आपका सी नंबर सही होता था। फिर लिखा है हे का विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको बताना। याद रखिए, हे का विलोम आपसे पूछा जाता है, तो याद रखो हे का विलोम जो होता है वो आपका ग्राहा होता है। ग्राहा विलोम होता है। फिर याद रखिए, इसके बाद बात करेंगे हम लोग 205 में श्री गणेश का विलोम क्या होता है। तो श्री गणेश का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत, ठीक है? और श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो याद रखिए इसका विलोम जो होता है वो आपका इतिश्री होगा। क्या होगा? इतिश्री इसका आंसर सही हो जाएगा। अब लिखा है 206 अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम क्या होता है? तो याद रखो, अथ का विलोम जो होता है वो आपका इति होता है। क्या होता है? इति, ठीक है? आंसर देते रहिएगा सभी लोग, और क्लास को शेयर कर दें, जिससे और भी हमारे साथ में लोग जुड़ जाएं, ठीक है? तो क्लास को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, सबसे बड़ी हमारी यही गलतियां हैं। और जैसा कि हम लोगों ने कल कहा भी था कि हमारे बन के सब्सक्राइबर हो जाएंगे आज, तो ऐसी हमें उम्मीद लगी नहीं, ना उम्मीद भी है कि आज हो पाएंगे, ठीक है? आप थोड़ा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं हमारा, है कि नहीं? चलो भाई, नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 206। 206 की बात करेंगे हम लोग। लिखा अत का इति बता दिया। 207 में आएंगे। 207 का पर्यायवाची पूछा, अमी किसका वाची होता है। तो याद रखो, जो होता है अमी जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। अमृत यहाँ पर दिया नहीं है, तो पीयूष सुधा सोम होता है। तो सुधा आंसर इसका डी नंबर दिया है, तो ये इसका सुधा का भी पर्यायवाची बन जाएगा। 207 के बाद 208 की बात करेंगे। लिखा हुआ 208 में क्या, 208 में लिखा पर्याय, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिए, पर्यायवाची शब्द जो है पृथ्वी का, तो उसका नाम है रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण्यगर्भा। तो याद रखो, इसका आंसर जो सही है वो आपका 208 का आंसर क्या है। तो याद रखो, रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है? 208 के बाद 209। 209 में लिखा है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो ये शब्द हम आपको व्याकरण पढ़ा रहे होते हैं, तब आपको बताया जाता है कि भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भास धातु से मिलकर के बना होता है, ठीक है? तो इसका डी नंबर सही है। 210 में देखिएगा, 210 में क्या है,
पूछा है तरुण का विपरीतार्थ शब्द बताइएगा। तो तरुण शब्द का विपरीतार्थ पूछा है, तो याद रखिएगा तरुण शब्द का विपरीतार्थ जो बनता है वो तरुण शब्द जो होती है वो युवा अवस्था होती है। तो तरुण युवा अवस्था होती है, तरुण का वृद्धावस्था, इसका आंसर सही बन जाएगा बी नंबर। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 211 में लिखा है निम्नलिखित में से विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ क्या है। विपरीतार्थ शब्द पतझड़ का अर्थ क्या है, तो बताओ भैया पतझड़ का विपरीत क्या होता है ये बताइए। तो याद रखिए इसका अर्थ होता है बसंत। क्या होता है? बसंत। इसका आंसर ए नंबर सही है। 211 के बाद बात करेंगे हम लोग 212। इसमें अच्छा आप लोगों को संधि बताई गई, इसका आंसर दीजिएगा, हम आंसर नहीं देंगे। ठीक है, आंसर देना शुरू करिएगा। चलिए भाई, आपके आंसर का इंतज़ार है, क्योंकि ये आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं। बताइए भाई, इसको तोड़ के बताइए और कैसे क्या टूटेगा, तोड़ के भी बताइए कि कौन सी संधि है और कैसे टूटेगी। ग्रीस में कौन सी संधि है, तो याद रखो इसमें जो संधि है वो कौन सी दीर्घ संधि है, और इसका जो बनेगा गिरधन ईस बन जाएगा। क्या बनेगा? गिरधन ईस इसका आंसर बन जाएगा। ये इसमें आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसमें बड़ा बड़ी बड़ऊ की मात्रा मिल जाए दूसरे और तीसरे में, वो आपकी कैसी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। 213 की बात करेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं ये आपसे पूछा है, तो याद रखो अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं वो 1, 3 और 5 प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा वर्ण, और महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसी से आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा, ना तो आ है क्योंकि अल्प प्राण में आ नहीं आता है, फिर बा फा बा भी नहीं है, दा ना नहीं है, था दा नहीं है, इसमें का और गा जो है वो आंसर सी नंबर सही है। सी नंबर सही है। आगे बात करेंगे 214 की। 214 में लिखा है इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये बताना था आपको। तो याद रखो इसका शुद्ध शब्द आपसे पूछा है 114 नंबर का, तो 114 का जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना। तो याद रखो इसमें शुद्ध शब्द जो है वो आपके प्राण शब्द सही है। 214 का प्राण शब्द हो गया। इसके बाद याद रखिएगा 14 के बाद हम लोग बात करेंगे 15 में। 15 शब्द में पूछा इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द आपसे पूछा है। तो दिख रहा है रसायन जो लिखा है यही अशुद्ध है, क्योंकि रसायन होता है भाई साहब। देखो इसमें हमें 2 शब्द अशुद्ध दिख रहे हैं, एक तो रसायन गलत है, रसायन होता है, और एक पुण्य गलत है। ठीक है, इसमें 2 नंबर सही गलत है। इसके बाद में याद रखिएगा, आगे चलेंगे हम लोग 15 के बाद 16 में लिखा है कि इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है। लिखा नास मद निशान, निशान चिन्ह, नगर शहर, नारी स्त्री। तो याद रखिएगा इसका जो सही है वो निशान और चिन्ह क्या है, इसका आंसर सही है। क्या है? निशान और चिन्ह, इसका आंसर सही है। कह रहे शब्द युग्म गलत है, तो आंसर आपका यही सही है। अब आगे बात करेंगे हम लोग, लिखा 217 में संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो ये भी हम बता चुके हैं, टॉपिक पढ़ चुके हैं आप लोग। आंसर इसका सही देंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए भाई, आंसर की उम्मीद बताइएगा, क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं इसका। तो 217 का जो आंसर है वो आपको बताना है, तो याद रखिएगा 217 में सही होता है सी नंबर। जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं वो लगभग सही दे रहे हैं, क्योंकि इसके 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि होता है,
एक व्यंजन संधि होता है, एक विसर्ग संधि होती है। तो ये आपके 3 संधि के भेद बन जाते हैं। 217 218 की बात करेंगे। ये शब्द शायद में कल भी आया था, तो इसका आंसर जो है वो सुषुप्ति बन रहा था। कौन सा? सुषुप्ति इसका आंसर सही था, सी नंबर का। आगे बात करेंगे 218 के बाद 219 में लिखा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत या संसारिक। तो याद रखो इसमें आपका शुद्ध वर्तनी वाला बताना। देखिए सर्वोत्तम में आधा ता नहीं बना है, कीर्ति में यहाँ से आपकी ता में छुट्टी की मात्रा होती है, स्रोत शब्द सही है, संसारिक ऐसा नहीं लिखा, सांसारिक लिखा जाता है। तो याद रखो इसका आंसर जो सही है वो आपका सी शुद्ध है, बाद बाकी अशुद्ध है। 219 के बाद 220 में लिखा है सिर तोड़। सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़ में कौन सा समास है? तो याद रखो सिर को तोड़ने वाला सिर तोड़ कहा जाता है और ये कर्मकारक तत्पुरुष समास है भाई। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपने पढ़ लिया उसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो 221 की बात करेंगे जिसमें लिखा है महात्मा में कौन सा समास है? तो याद रखो महान है जो आत्मा, महात्मा मतलब जिसमें विशेषण शब्द पहले आ जाए और संज्ञा बाद में आए, तो याद रखो उसमें क्या होता है? तो ये आपका कैसा शब्द हो जाता है? कर्मधारय समास बन जाता है। तो इसका आंसर जो सही है वो आपका डी नंबर सही है। फिर हम लोग बात करेंगे 221 के बाद 222 में लिखा है इनमें से अलंकार के कौन सा भेद नहीं है? इनमें से अलंकार के कौन सा भेद नहीं है? छेकानुप्रास, शब्दालंकार या फिर लाटानुप्रास। अलंकार के कौन से भेद नहीं है? बताओ भाई कौन से भेद नहीं है? इसमें तो कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन में पूछने का तरीका इसका थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि इसके पूछने के तरीके में गड़बड़ है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये लिखता है कि अनुप्रास अलंकार का भेद कौन सा नहीं है, तब आंसर इसका जो होता तब तो आंसर बी नंबर था, क्योंकि छेकानुप्रास के भेद 5 होते हैं। बता अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अनंतानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास 5 होते हैं। तो इसका बी नंबर सही बन जाता है। अगर वो ये कहता है क्योंकि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार 3 प्रकार के अलंकार के भेद होते हैं, तो अब इसमें आप क्या लगा सकते थे? क्योंकि छेप का भी अलंकार का भेद होता है और लाटा भी होता है, शब्दालंकार भी होता है। तो इस कंडीशन में आप, वैसे क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है, जो क्वेश्चन टाइप है वो क्वेश्चन गलत बना हुआ है, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखो 136 में लिखा हुआ है, 223 में लिखा अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो याद रखो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। याद रखिए अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन रख देता है तब उस कंडीशन में हमें अर्थालंकार के 12 भेद लगाने पड़ते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं होता या अनंत होता तो वो आंसर सही बन जाता। अब हम बात करेंगे 224 में लिखा है इनमें से रस का कौन सा भेद है? मतलब रस का कौन सा भेद है वो आपको बताना था। करुण रस होता है, रूपक रस होता है, उल्लेख रस होता है। नहीं भाई, रस जो होता है वो एक ही है, क्योंकि रूपक अलंकार होता है, उल्लेख अलंकार होता है, करुण रस होता है मात्र। तो इसका आंसर ए नंबर सही है। हम बात करेंगे किसकी? बात करने वाले 225 नंबर क्वेश्चन की। लिखा है कि किसमें स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो याद रखिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो वो आपको बताना है। तो देखो भाई, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो इसकी बात करेंगे हम लोग, तो डा और ढा इसका आंसर सही बन जाता है।
सी नंबर इसका आंसर सही है। अब हम लोग बात करेंगे 226 में, लिखा अल्प प्राण कौन से हैं। तो अभी हाल ही हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सी नंबर सही किया था। बात करेंगे 26 के बाद 27, लिखा नासिक व्यंजन किसे कहते हैं। तो याद रखो जो आपके पंचम वर्ण होते हैं उसी को नासिक व्यंजन कहा जाता है। तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा वो आपको सही बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर सही है वो आपका 5 नंबर डी नंबर इसका आंसर सही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बा वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखो हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बा वर्ण कौन से होते हैं, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। तो याद रखो हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बा वर्ण कौन से होते हैं। तो हम कहते हैं कि अयोग्य बा वर्णों की संख्या होती है 2। कितनी होती है भाई? 2। कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके अंग और आहा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। ये आपके अयोग्य बा वर्ण के में हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बा वर्ण जो होते हैं वो अंग और आहा होते हैं। 228 के बाद बात करेंगे 229 में, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। बता भैया, ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका आंसर आपको देना चाहिए। चलिए आंसर देना शुरू करिए फटाफट से, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई बोलते रहिएगा, क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका जो आंसर सही है वो आपका, जो लोग भी दे रहे हैं क्या, पुणे, उत्साह, इलाहाबाद और दिल्ली, तो इसका आंसर दिल्ली सही है। ठीक है, तो दिल्ली इसका आंसर सही बन जाएगा। 29 के बाद हम लोग बात करेंगे 230 में, लिखा है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो याद रखिए जहाँ हम घोष वर्ण की बात करेंगे तो याद रखो घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखो एक होता है घोष और एक होता है सघोष। याद रखो अघोष और सघोष, इसी को हम लोग घोष कहते हैं। और एक अघोष होता है जिसे हम लोग अदोष भी कहते हैं, और इसी को हम लोग सदोष भी कहते हैं। अदोष और सदोष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका भेद, ये इसका। अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आ जाता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष के अंतर्गत आता है। तो अब आप देख लीजिएगा जिसमें भी दूसरा तीसरा आ रहा हो, तीसरा चौथा पांचवा, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए भैया से में क्या आंसर होगा आपका, वही बता दीजिएगा। तो देखिए याद रखो इसमें म नंबर जो है वो पाँचवा है। बाद बाकी टा के बाद ठा आ जाता है, का के बाद खा, ये दूसरा है, ये भी दूसरा है, और चा तो पहला है ही है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं और सी नंबर आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बात करेंगे 230 के बाद 231, जिसमें लिखा हुआ है कौन सा अमानक वर्ण है। तो याद रखिएगा कौन सा अमानक वर्ण होता है। एक हम लोग पढ़ते हैं मानक और दूसरा पढ़ते हैं अमानक। तो याद रखो ऐसा इसमें कुछ दिया नहीं है। याद रखिए इसमें अमानक वर्ण जो होता है वो आपका झा बनता है, पहले ऐसे ही आपका झा बनता था, ये वाला वर्ण जो होता है वो अमानक होता है, जबकि अब मानक वर्ण हम लोग झा को कहते हैं। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं वो कोई भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा 233। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग 233 के बाद 232, लिखा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं और क्वेश्चन में कमेंट करके भी बताएंगे कि कितना होता है। चलिए भाई क्वेश्चन में कमेंट करते रहिए और बताते रहिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई आंसर बताइएगा।
जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं वो लगभग में सभी के सभी सही कर रहे हैं। और भी जो आंसर आ रहे हैं वो भी सही है। तो इसका आंसर सही है 52। क्या नंबर सही है? 52 इसका आंसर सही है। 32 के बाद हम लोग बात करेंगे 33 में। 33 में अगर हम लोग बात करने जाएं तो लिखा हुआ है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए इसमें हम आपको बता गए कि छत्र, ज्ञा और ये मिश्रा जी, ये आपके जो होते हैं वो आपके ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम लोग संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। 233 के बाद 234। 234 में जो बनेगा, याद रखिए क्या बनेगा, इसमें आप लोगों को बताना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि ज्ञा जो होता है ये किस किस वर्ण से मिलकर के बना होता है। चलिए भाई कमेंट करना बताना शुरू करेंगे कि क्या आंसर सही है। तो याद रखो जितने लोग पढ़े हुए हैं वही आंसर सही दे रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो ज़बरदस्ती वाला तुक्का मत लगाएं, देख के आंसर ना दें। ठीक है, तो याद रखो इसका जो आंसर सही होता है वो आधा जा और आपका यहाँ जो होता है इससे मिलकर के आपका किसका निर्माण होता है, आपकी ज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो याद रखो इसका बी नंबर सही है। क्या है इसका? बी नंबर आंसर सही है। 34 के बाद हम लोग बात करेंगे 35 में, जिसमें लिखा होता है अघोष वर्ण कौन सा है। तो याद रखो अघोष वर्ण के नाम से हम किसे जानते हैं। तो याद रखो अघोष वर्ण जो होता है वो अभी हमने हाल बताया था कि अघोष वर्ण के अंतर्गत आपका पहला और दूसरा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है और ऊष्म के आपके सा और आपका सा ये आपके आ जाते हैं। तो याद रखो इसमें सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो घोष में जाते हैं और अदोष भी उन्हें कहा जाता है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका ए नंबर सही है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग घा का उच्चारण स्थान क्या है। इसका आंसर देने में आप लोग देरी नहीं करेंगे और क्लास को भी शेयर कर दो भाई। और जनसंख्या बढ़नी चाहिए, है कि नहीं? तो जनसंख्या में कमी मत करें और 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलें, क्योंकि 9 बजे क्लास आपकी आज फिज़िक्स की क्लास होगी जो यूपी पैट के लिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी पढ़ते रहिएगा भाई। देखिएगा अब हम लोग आगे बात करेंगे कि घा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो याद रखो घा जो होता है वो आपका बोला कहाँ से जाता है। तो याद रखो कंठ शब्द से बोला जाता है, क्योंकि का, खा, गा और आपका गा, तो ये घा उच्चारण स्थान का वर्ग से होता है। तो याद रखो का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो इसका सही आंसर जो बनेगा कंठ मतलब डी नंबर इसका आंसर सही है। 236 का डी नंबर सही है। अब बात करेंगे 237 में, जिसमें लिखा होता है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखो ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। क्या जिस शब्द के अंत में आ आता है उसे अनुस्वार कहते हैं, आकारांत कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अयुग्मा कहते हैं। तो कमेंट करके आंसर देना शुरू करें। चलिए भाई कमेंट करते रहें, आंसर देते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ज़रूर है, क्योंकि ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और ये शायद में हमने जब जेंडर टॉपिक पढ़ाया था लिंग, तब उस दौरान आपको बताया था कि क्या होता है। तो याद रखो हमने बताया था जिस शब्द के अंत में आ होता है उसे हम लोग अकारांत कहते हैं, उसे हम लोग अकारांत कहते हैं। जिस शब्द के अंत में बड़ा आ होता है उसे हम लोग आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं?
आकारांत कहते हैं। जिस शब्द के अंत में छुट्टी होता है उसे ईकारांत कहते हैं, उसे हम ईकारांत कहते हैं। जिसके अंत में बड़ी ई होगी उसे ईकारांत कहते हैं। जिसके अंत में बड़ा ऊ होगा तो उसे ऊकारांत कहते हैं। ठीक है, जिसके अंत में ए होगा उसे एकारांत कहते हैं। समझ गए बात को आप? हाँ भाई, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, अकारांत शब्द कहते हैं। फिर लिखा है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखिएगा पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है ये भी आपको बताना है। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो याद रखिए इस शब्द में आपकी विसर्ग संधि है और इसमें जो आंसर लोग दे रहे हैं बी नंबर वो बिल्कुल गलत है। जो पुरा दे रहे हैं वो भी गलत है, जो पुरुष दे रहे हैं ये भी गलत है, जो पुरा दे रहे हैं वो सही है। पुरा प्लस हित बनेगा पुरोहित संधि में। ओ की मात्रा की जगह पर विसर्ग लग जाता है। विसर्ग संधि अभी आपने पढ़ी नहीं है तो उसमें धैर्य रखिए, आपको आगे मिलेंगे। फिर लिखा हुआ है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो याद रखिएगा अवनत शब्द में उपसर्ग पूछा है तो हमने बताया था कि पीछे वाले का अर्थ निकलना चाहिए, आगे वाले का अर्थ निकले चाहे न निकले उससे कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिए इसका आंसर जो सही है वो सी नंबर सही है। तो अव शब्द इसका उपसर्ग है। हम बात करेंगे 240 में लिखा हुआ है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सी है। तो याद रखो सावधान शब्द जो होता है वो निकलेगा और इसमें बड़ी ई जो बनेगी वो आपका प्रत्यय बन जाएगा, क्योंकि सावधान शब्द हम ऐसे लिखेंगे सावधान, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा निकलती है जो आपकी अलग जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें बड़ी ई की मात्रा ए नंबर आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो 240 के बाद 241 की बात करेंगे। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो याद रखो श्याम, पानी, बचपन, नदी। ये क्वेश्चन आपके किसी भी हालात में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर देना शुरू करेंगे क्योंकि हम लोगों को 250 तक पहुंचना है और उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे। 10-12 की कमी है तो वो आप लोग पूरी करेंगे। 10-12 सब्सक्राइबर तो कराने की उम्मीद आप लोग रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखो ये सब्सक्राइबर आपको कराने ज़रूर हैं। जीएस की जब क्लास लगे 9 बजे वाले में तब केवल और केवल कमेंट में बधाई लिखा होना चाहिए। बधाई हो सर, बधाई हो, है ना। तो ये इस बात के लिए हम कमेंट देखना चाहेंगे हिंदी की क्लास में। तो आपके पास हिंदी की क्लास के बाद आधे घंटे का समय बचता है, तो आधे घंटे में आप आस पड़ोस में मोबाइल ढूंढेंगे और हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि हाँ सर 1K सब्सक्राइबर हमने करवा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा इसमें सहयोग करेंगे। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन बाकी हैं। इसका आंसर जिन लोगों ने भी दिया है क्या बचपन, वो सही है। बाद बाकी जिन्होंने, और नदी शब्द में जातिवाचक है, पानी शब्द में द्रव्यवाचक है, श्याम शब्द में व्यक्तिवाचक है। 241 के बाद 242 में लिखा है शिव का विशेषण क्या होगा। तो याद रखो शिव का विशेषण शब्द जो बनेगा, क्या विशेष बनेगा या शैल बनेगा या शैव बनेगा या शंकर बनेगा। तो याद रखो शिव का विशेषण जो होता है वो आपका शैव शब्द होता है। सी नंबर इसका आंसर सही है। फिर इसके बाद 242 के बाद 243 की बात करेंगे जिसमें लिखा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा भूतकाल के कितने भेद होते हैं।
तो आप सभी जानते हैं कि भूतकाल के 5 होते हैं और भूतकाल के बाद वर्तमान काल के 5 होते हैं और भविष्य काल के 3 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखे हैं, समझ गए। भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 3, समझ गए। आगे देखिए 244 लिखा अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो याद रखो अपादान कारक में आपकी जो विभक्ति आती है वो कौन सी आती है, वो आपसे पूछी गई है, तो इसका आप जवाब ज़रूर देंगे। चलिए भाई, क्या आंसर दे रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका से शब्द बन जाएगा, से अपादान कारक में यहाँ पर लिया जाएगा। अब आगे चलेंगे हम लोग। लिखा यथार्थ में कौन सी संधि है। हाँ भाई, ये बताइएगा यथार्थ में कौन सी संधि है, बताइएगा। तो याद रखो इसको तोड़ के भी बताइए और कौन सी संधि है वो भी बताएंगे। चलिए भाई, कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा, तोड़ना भी सही लिख दीजिएगा। जितने लोगों को सही होगा उनको 1 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जितने लोगों की संधि तोड़ करके और संधि सही बताते हैं उन्हें तुरंत नगद पुरस्कार यहीं ऑनलाइन किया जाएगा 1 रुपये का। समझ रहे हैं कि नहीं। और कोई भी शोरगुल नहीं मचाएगा, शांति से देखकर नहीं बताएगा, ऐसे ही कमेंट करके तुरंत बताना शुरू करिएगा। भाई जितने लोग भी दे रहे हैं वो आंसर गलत दे रहे हैं। अब हम आंसर बताना शुरू कर रहे हैं। तो याद रखो इसमें आपकी कौन सी दीर्घ संधि सही है, क्योंकि इसमें हम बनाएंगे यथा प्लस अर्थ। यथा प्लस अर्थ जो है वो तोड़ेंगे इस तरीके से। यथार्थ हमारा बन जाएगा, यहाँ से हमें बड़ा मिलेगा, यहाँ से हमें छोटा मिलेगा, दोनों मिलकर के बड़े आ का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। आगे चलेंगे अब हम लोग 246 पर। लिखा है तत्सम शब्द को ढूंढना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो याद रखो हमने बताया था जिसमें रा आधा मिल जाए, तो याद रखो इसमें वर्षा शब्द जो है वो तत्सम है। आंसू का अश्रु होता, हाथी का हाथी होता, बरसात का वर्षा होता। फिर लिखा मतैक में कौन सी संधि है, ये भी हमने आज ही पढ़ाई है मित्र। आप इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर देंगे, ये हमें उम्मीद भी है। तो याद रखिए जिसके ऊपर हमने बताई थी 2 मात्राएं हैं, तो उसमें क्या होता है वृद्धि संधि होती है। तो कैसे तोड़ेंगे हम इसे, तो याद रखो मत प्लस एक इसका आंसर सही बनेगा। जितने लोगों ने आंसर ये दिया है वही सही है, बाद बाकी गलत है। तो वृद्धि संधि बी नंबर सही है। 247 के बाद 248 लिखा हिंदी किस भाषा परिवार से आती है। तो याद रखो हिंदी जो होती है वो हमारी फ़ारोपी भाषा की भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, 48 के बाद 49 में बात करेंगे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो याद रखो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से। तो याद रखिए उसने ऐसे ही पूछा है, तो इस कंडीशन में हम लोग बताते हैं कि इसका जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, कौन से अपभ्रंश से, तो सौरसेनी अपभ्रंश से इसका जन्म होता है भाई। आगे बात करेंगे 50 में। तो क्वेश्चन नंबर केवल हम लोग 50 तक ही पढ़ने वाले हैं। इसका आंसर ज़रूर आप लोग देंगे और सही देंगे, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। तो याद रखिए 150 का आंसर जो है वो कृपा सही है, बी नंबर सही है। ठीक है, तो याद रखिए क्लास आपकी आधा घंटे से कम बचा समय है। आप लोगों को जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कराना है। जितने लोग भी जुड़े हैं हमने सभी के नाम देख लिए हैं, ये सभी लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। अब हम लोग 9 बजे वाली क्लास में मिलेंगे जिसमें आपको फिज़िक्स के बारे में
कई सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।